नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच1। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष अवस्थी। आज हमारे इस खास एपिसोड में बड़े स्पेशल दो गेस्ट आए हुए हैं। एक वो जिन्हें पंजाबी म्यूजिक का पॉप किंग कहा जाता है और दूसरे वो जो हैं रैप के बादशाह। हमारे साथ हैं शंकर साहनी और गोलू भाई। इनका पहले परिचय दे दूं क्योंकि पाजी क्या होता है कि इंटरव्यू के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि भाई घर में मेहमान आया, गेस्ट आया तो उनका परिचय हमें देना पड़ता है। हालांकि इनके परिचय की ज़रूरत किसी को नहीं है। आप सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी महामृत्युंजय ज़रूर सुना होगा। यूट्यूब पर आप जब भी जाएंगे देखेंगे कि वहाँ पर 260 मिलियन व्यूज़ अगर किसी पर हैं तो वो हैं शंकर साहनी जी के महामृत्युंजय मंत्र पर। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, लगभग सैकड़ों गाने गाए हैं। आशा भोसले के साथ गाने गाए हैं। किसी के साथ मुझे नहीं लगता शायद ऐसा है कि इन्होंने गाने नहीं गाए हैं। बहुत सारी चटपटी बातें होंगी इनके साथ आज। साथ में गोलू भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर चश्मा लगा के, डैशिंग से लुक के साथ। इनके बारे में अगर बात करूं तो अपने आप में वो बहुत से लोग हैं जो कि बिना गॉडफादर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उनके लिए एक मिसाल है और यंगस्टर्स में जो इनका क्रेज़ है वो देखते ही बनता है। और फिर बात हो रही थी कि बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं, आज पकड़ में आए हैं तो बहुत सारी चर्चाएँ होंगी। इन दोनों ही स्पेशल आर्टिस्ट का एक गाना आया है, इश्क दा जादू, जिसका जादू इस वक्त सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है। तमाम बातें होंगी गाने को लेकर। सबसे पहले तो आप दोनों का वेलकम, आप यहाँ पर आए हमसे बात करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, इश्क दा जादू आया हुआ है, सबके सर चढ़कर ये गाना बोल रहा है इस वक्त। क्या कहानी है गाने के पीछे, कैसे बना ये गाना, मैं आप लोगों से पहले जानना चाहूँगा। एक्चुअली इश्क दा जादू जो गाना था, ये हमारे पहले मैं कहीं जा रहा था तो मैंने एक गाना लिखा कि एक केड़े रंग दी पीले ये तफट्टे चक दोगे। 2 लाइनें मैंने पंजाबी में लिखी। तो उसके बाद मेरी जो को सिंगर है, सिस्टर ही है मेरी, तो मंदाकिनी जी, तो उनके साथ मुझे लगा कि इनका डुएट करना चाहिए। तो दूसरी लाइन फिर मैंने उनकी तरफ से लिखी, ये इश्क दी दारू ये सिर पे चढ़ जाओगी। तो इश्क की दारू जो होती है वो सिर पे चढ़ जाएगी। तो इस तरह गाना वो जब लिखा तो मुझे लगा कि इसमें रैप के बिना ये गाना अधूरा रहेगा, इसमें रैप भी होना चाहिए। और मंदाकिनी जी का भी पीछे गाना आया था, राखी सावंत के साथ बहुत हिट गया था। तो वो बहुत ही अच्छी क्लासिकल सिंगर है, बेसिकली क्लासिकली ट्रेंड है और उनको वो मेरे साथ डुएट में है और ये उसमें रैप में है। और उसको बहुत ही अच्छा संगीत दिया है समीर जी ने और नरेश जी ने उसको वीडियो किया है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जी। गोलू भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आर्टिस्ट होता है संघर्ष से गुजरा होता है जी। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं जी। तो शंकर भाई मेरे गॉडफादर हैं। शंकर भाई ने जितना सपोर्ट किया है, जितना शंकर भाई, मतलब मेरे को नहीं, हर आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं शंकर भाई। और शंकर भाई के साथ ये गाना मेरा आना मतलब एक सपने से कम नहीं है। तो शंकर भाई ने मौका दिया मेरे को, अपने साथ गवाया और बाखूब मैंने इसके अंदर मेहनत की, अच्छे से उसमें रैप लिखा भी और लोगों को पसंद आया, शंकर भाई को पसंद आया। तो गाना टी सीरीज ने जी एक बार सुना और गाना टी सीरीज ने लिया जी। गाने का जो रैप है वो भी अपने आप में बाकमाल है जी। तो वहाँ पर तो आपने इनको चुना, क्या खास वजह थी? नहीं, वो गाना मुझे लगता था कि इनसे अच्छा वो कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको सुन रखा था 3-4 जगह। तो मुझे लगा कि इस गाने में यही फिट बैठते हैं। और कोई जैसे कोई गाना किसी के लिए बना होता है, जैसे एकदम आपस में मैच कर रहा था। तो वो जैसे इन्होंने 2 लाइनें सुनाई, मुझे लगा ये कंप्लीट है। मैंने उसी समय मतलब गाना और ये दोनों मेड फॉर ईच अदर। मेड फॉर जी। क्योंकि शंकर पाजी से हम बहुत बार मिल चुके हैं पहले भी। गोलू भाई, आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, कौन है गोलू भाई? एक्चुअली विशाल से गोलू भाई का सफ़र थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं है जी। एक डायरेक्टर साहब से उन्होंने ही मेरा एक नाम गोलू भाई डाला। तो काफ़ी टाइम से, क्योंकि थोड़ा यूनिक नाम है गोलू भाई, थोड़ा सा नॉर्मली नाम है जी। बट कुछ लोगों ने एडवाइस दी कि इस लाइन में कैचिंग चीज़ें चलती हैं, इक्का, बादशाह, रफ्ता, यो जी जी। कुछ यूनिक चीज़ चलती है जो लोगों की जुबान पर बैठ जाए। तो काफ़ी जगह गया तो गोलू भाई वो नाम चलने लगा। तो कई लोगों ने एडवाइस दी कि गोलू भाई इसको थोड़ा छोटा करो जी। गोलू की जगह रॉक स्टार डालो, गोलू ये डालो, गोलू वो डालो। तो बोला अगर आप इसे नहीं हटाना चाहते तो किसी पंडित से बात करो, नाम को चेंज करो। ये भी पर नाम को चेंज करो। वेरी गुड। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्हीं दौरान एक मेहंदीपुर से पंडित जी आए हुए थे। मैंने उनको घर बुलाया। मैंने कहा सर मैं बड़ी गंभीर स्थिति में हूँ, मैं स्टेज पे भी शो करता हूँ तो लड़कियां भी गोलू भाई बोलती हैं। तो सर मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा आप सपोर्ट दें, मुझे आप थोड़ा सजेस्ट करें कि मैं क्या करूँ। अब बिलीव नहीं करेंगे सर, मैं
22 साल का था। 2018 में मेरे को चांदी के मुकुट से सम्मानित किया गया। हंसराज हंसी ने अपने घर बुला के सम्मानित किया। मतलब इतनी सारी अचीवमेंट मिली, इतनी सारी पगड़ीज, इतने सारे मोमेंटो। तो जब पंडित जी एंटर हुए घर में, पंडित जी ने देखा कि यार ये तो तेरे को, तू डांसर है क्या? मैं सर नहीं, मैं रैप आर्टिस्ट हूँ और मैं गानों के साथ रैप करता हूँ। तो पंडित जी कह रहे ठीक है। तो मैंने कहा पंडित जी मेरा नाम गोलू भाई है और लोगों को थोड़ी सी इससे दिक्कत भी और मेरे को भी दिक्कत है, मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो उन पंडित जी ने सिर्फ ये कहा कि अगर आप गोलू भाई इस नाम को, ये जो गोलू भाई है भाई, इस भाई की वजह से ये सब चीज़ आज आपके पास, इतना नाम सम्मान चलने दो, इतने सारे मोमेंटो, ये जो भी लोग आपको इतने बड़े बड़े लोग सम्मानित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ये सिर्फ भाई की वजह से। आपने भाई हटाया, काम खराब हो जाएगा। तो वो और आज का दिन है सर, गोलू भाई चल रहा है दिल को मार लेता हूँ, बिल्कुल आगे चलने सर। तो गोलू भाई, जैसे आपने अपने नाम की पूरी कहानी बताई, लेकिन आपके नाम के में वो दर्द भी मुझे दिखा जब आप कहते हैं कि लड़कियां भी गोलू भाई बुलाती हैं तो वहाँ पे कभी आपने नहीं सोचा कि कुछ चेंज किया जाए? देखो सर, हर आर्टिस्ट की लाइन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं जी। कहते हैं कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती है जी। तो कुछ ऐसे ही सफ़र रहा। उसके बाद भाई रखने के बाद आलिया भट्ट की सिस्टर है राधा भट्ट, कज़न सिस्टर, उनके साथ मैंने गाना किया बदनामी, इससे पहला। उसके बाद मिस गुड़गांव आहना गोयल, उनके साथ गाना किया। और उनके बाद अब जो मेरा गाना आया, मतलब मेरी तकदीर ही खुल गई। शंकर भाई ने जो मुझे मौका, जो मुझे ब्रेक दिया टी सीरीज के साथ, तो और बल्ले बल्ले हो गई। तो मुझे लगता है गोलू भाई हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव सा हो या वैसा हो, बट मेरे लिए बहुत फायदेमंद है जी। तो मैं इसको सर आगे ले जा रहा हूँ। बिल्कुल, गाने की बात हुई है, अगर यहाँ पर गाना एक बार हो जाए तो इंटरव्यू की शुरुआत में ही माहौल सा बन जाएगा। हाँ ठीक है। शंकर भाई, एक केड़े रंग दी पी लई, एक केड़े रंग दी पी लई, एक केड़े रंग दी पी लई, ये तां फटे चख दूगी, ये है इश्क दी दारू, ओ ये है प्यार दी दारू, ये है इश्क दी दारू, है तेरे सिर ते चढ़ जूगी, टिपी टिपी टैप टैप हो गई मैं टैप, टिपी टिपी टैप टैप हो गई मैं टैप। ओ हसीना आए पसीना, एक जाम जरा हाथ से पीना, सब बोले तुझे रिंकी पिंकी, पर मुझको लगती तू करीना, चंदन सी खुशबू तुझ में, जन्नत सा जाम है, जो भी देखे तुझको कहता लड़की में जान है। ओ बेबी तेरी वॉक करे टिकटॉक, नशे की बोतल है क्या, कोई तो रोको किसी से पूछ पास में होटल है क्या, हिट ये तेरी मेरी जोड़ी, तू व शरीफ मैं हूँ टपोरी, अगर मैं तुझको छेड़ दूं आज मेरी हरकतों के लिए बेबी सॉरी। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, यहाँ पर शुरुआत में जो माहौल बना। अच्छा शंकर पाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने सिंगिंग करी, आपने एक्टिंग करी, आपने म्यूज़िक कंपोजिशन किया, रैप आपके साथ अभी कोई बैठ के कर रहे हैं, तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं भी शुरू करूँ अगला मौका मैं करता हूँ? ये एक अलग लाइन है रैपिंग, क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ आप सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ कि यार ये नई चीज़ की जाए क्या। हाँ, क्योंकि रैप जो है वो एक, अगर रैप एक अलग लाइन है, सिंगिंग एक अलग लाइन है, तो मैं चाहता हूँ कि सिंगिंग में ही रहूँ। अब मेरे काम लाइन में बहुत सारे भी काम बचे हुए, मैं वही उसी में वो फोकस कर रहा हूँ। और मेरी उम्मीद है कि हर महीने मैं 2 वीडियो निकाल रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से, और मैं सोच रहा हूँ आगे भी ऐसे ही 2 वीडियो पर मंथ आते रहे जी। अच्छा, मैं दर्शकों को एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बता दूँ। मेरे साथ आप जानते हैं शंकर साहनी बैठे हैं, बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, बट ये केमिकल इंजीनियर हैं। इनके बारे में अनोखा सा एक फैक्ट है कि इन्होंने इंजीनियरिंग करी और आज यहाँ पर गाने गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। पाजी क्या राज है, कहाँ से कहाँ गाड़ी चली गई? एक्चुअली मेरे जो फादर थे वो हेड ऑफ द म्यूज़िक डिपार्टमेंट थे गवर्नमेंट कॉलेज में, HOD थे। तो उन्होंने कहा कि जॉब वॉब तो मिलनी नहीं है म्यूज़िक में, तो आप जॉब के हिसाब से इंजीनियरिंग कर लो। तो +2 में बच्चे पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं, तो +2 में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया और मुझे वहाँ पे जाके मैंने पहला गाना गाया, मछली हाय ओए, मछली हाय ओए, जो नाक में मछली पहनती लड़कियाँ। तो आगे ऑडियंस थी चंडीगढ़ में 25-30 हज़ार स्टूडेंट, सारे हाय ओए बोलते थे। तो वो गाना बाई चांस टीवी पे आ गया, तो मुझे टीवी वालों ने वहाँ पे इनवाइट किया और गाना टीवी पे आ गया, तो मुझे उस शो मिलने लग पड़े। तो जब शो मिलने लग पड़े तो मेरी बड़ी इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल से पूरी हुई। पहले तो बड़ी तेज़ हो रही थी पूरी फिर बड़ी मुश्किल से पूरी हुई, और क्योंकि काम इतना मिलने लग पड़ा, मैं रोज़ ही बुक रहता था क्योंकि गिटारिस्ट था मैं, और स्टूडियो में रोज़ गिटार बजाता था और टेनर, मैंडोलिन, और करीबन 500 सिंगर्स के साथ मैंने स्टूडियो में बजाया खुद गाना गाने से पहले। तो लेकिन पाजी आमतौर पर हम सब कॉलेज पढ़ने जाते हैं, आप भी गए पढ़ने थे, लेकिन कॉलेज में ही 5 एल्बम, कॉलेज में 500 एल्बम मैंने बजाई, 500 एल्बम मैंने बजाई। और
उसके बाद फिर मैंने खुद की एल्बम निकाली, और पहली एल्बम निकाली तो मेरे पेरेंट्स, डैडी तो इसके हक में नहीं थे संगीत के, तो जब खुद संगीतकार थे वो कह रहे तुम्हें ये लाइन नहीं लेनी, इसको हॉबी रखो। तो मदर ने फिर मुझे अपनी चूड़ियाँ बेच के पैसे दिए कि तुम अपनी एल्बम निकालो, पापा को मत बताना। तो मैं 12th के बाद फिर मैंने वो एल्बम निकाली इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वो बहुत चली एल्बम। फिर उसके बाद मैं जॉब करने आ गया, और जब ये जो कजारिया टाइल आती है उसमें मैं जॉब कर रहा था, फिर मेरी म्यूज़िक लाइन में ब्रेक लग गई, क्योंकि मैं जॉब में फंस गया, 2-3 साल मेरे वेस्ट हो गए। और फिर मुझे जवाहर जी ने, और जो रेस 3 जिनकी मूवी आई है तुरानी साहब, इन्होंने मुझे ब्रेक दी, और फिर गाड़ी लाइन पे आ गई, और फिर उसके बाद फिर चलते जा रहा मामला। जी। अच्छा बाजी, जो कॉलेज का दौर था उस ज़माने के जो आपने गाने गाए थे, उसमें से कोई आपका पर्सनल फेवरेट गाना हो जो आप हमें सुनाएं? उसमें एक अभी मैंने गाना गाया था एक, कॉलेज में मैं बड़े परेशान था एक दिन कि मेरी कोई एल्बम नहीं आ रही थी। तो अच्छा, कैसे स्टूडेंट हुआ करते थे आप कॉलेज में? नॉटी हुआ करते थे, स्टूडियस होते थे? ऐसे थे जैसे हमें सेम ही थे, हंसने खेलने वाले, तो हर चीज़ को हवा में उड़ा देते थे, कोई बात नहीं, काम एंजॉय करो। तो वो गाना मैंने बड़े परेशानी के दौर पे लिखा था कॉलेज में, और अब मैंने वो एक फिल्म में अपने सिंगर हैं शान, उनसे अपने संगीत में गवाया, तो मैं अब सुनाता हूँ। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होंगी मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। तो ये देखो, एक कॉलेज में मैंने बनाया था, और अब जाके 20 साल बाद उसको मैंने फिल्म में। अच्छा पाजी, मुझे एक कन्फ्यूजन होता है, जब मैं आपको गाते हुए सुनता हूँ मुझे लगता है कि आप परफेक्ट सिंगर हैं, फिर जब एक्टिंग करते हुए देखता हूँ लगता है परफेक्ट एक्टर हैं। तो मैं आज यही जानना चाहूँगा कि आपका क्या है, आपका जो कहते हैं फर्स्ट लव होता है आर्टिस्ट का, वो सिंगिंग मेरा है, गिटार एक्टिंग है। फर्स्ट लव मेरा गिटार। जब मैं घर में था तो हमारे चारों क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ढोलक, तबला, सारंगी, सारे क्लासिकल माहौल था, और मैं मैंडोलिन और गिटार बजाता था घर में। तो क्योंकि 50-60 स्टूडेंट बैठे ही रहते थे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्योंकि डैडी का काफ़ी वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक का और माहौल था कॉलेज में, तो उसी माहौल में हम बड़े हुए हैं। और कभी कभी तो डैडी से जो स्टूडेंट आते थे सीखने, उनको मैं कोने पे जाकर कहता तुम मुझसे सीखा करो। मेरे डैडी बताते हैं, मुझे याद नहीं, वो बताता है कि तुमको कहता है तुम मुझसे सीख लिया करो। तो मैं शुरू से ही मुझे सिखाने का बड़ा शौक़ है, चाहे मुझे आता था नहीं, फिर भी मैं सिखा देता थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो एक साज होता है, चाहे हारमोनियम हो, तबला हो, एक सिंगर के साथ अगर एक साज होता है तो वो प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेता है। एक नहीं तो वो गाता रहेगा 15 मिनट में, 20 मिनट में थक जाएगा। साथ में हारमोनियम होगा, गिटार होगी, तो 2-3 घंटे गा लेगा, तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, उसकी आवाज़ और अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। गोलू भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप इतने लेजेंडरी शख्सियत के साथ शूट करते हैं, कोई भी चीज़ आपको मौका मिलता है, तो सेट पे होता है कि आमतौर पर बहुत सारे किस्से भी होते हैं, मज़ेदार कहानियाँ होती हैं, तो कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा जो शूट के दौरान हुआ? एक्चुअली क्या है, जब फर्स्ट मेरा ये ब्रेक था, शूट मैंने पहले काफ़ी मैंने एल्बम शूट किए, बट जब किसी लेजेंड के साथ शूट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आदमी समझता है, सोचता है कि कहीं मुझसे वो स्टेप गलत ना हो जाए, क्योंकि ये आर्टिस्ट के लिए दो चीज़ें दिक्कत होती है रैपरों के लिए। वो क्या, एक तो जब रिकॉर्डिंग कर रहा होता है उसके अंदर मीटर से बाहर रैप ना चली जाए, या कोई ऐसा वल्गर वर्ड ना आ जाए, या कुछ ऐसा कंपोज रैप ठीक नहीं गई, तो वो सामने जो लेजेंड सिंगर होते हैं वो क्या कहते हैं, यार नहीं इसके बस की नहीं है, तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। देन उसके बाद जब हम शूट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि आपका स्टाइल कैसा है, आपको किस तरह वेयर करने, ड्रेसिंग सेंस आपका क्या है, आपको किस दिशा में हाथ हिलाना, तो वो भी चीज़ बहुत सारी मैंने करनी पड़ती है। बट साथ में जब लेजेंड शंकर भाई हैं, सबसे साथ में किया, मतलब ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया शंकर भाई ने कि आई एम लेजेंड, आई एम बिग सिंगर। मतलब जितना शंकर भैया ने कोऑपरेट किया, जितना शंकर भैया ने सपोर्ट किया, सेट पे भी, रिकॉर्डिंग में भी, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि शंकर भाई जैसा कोई सिंगर मुझे मिला है या मिलेगा।
पर शंकर भाई के लिए एक बात ज़रूर बोल दूं जो मैं हर जगह बोलता हूं कि भले ही मैं वो काम नहीं करता जिससे मुझे खुदा मिले, कि भले ही मैं वो काम नहीं करता जिससे मुझे खुदा मिले, पर मैं वो काम जरूर करता हूँ जिससे मुझे दुआ मिले। और इंसानियत दिल में होती है दोस्तों, जैसे शंकर भाई के इंसानियत दिल में होती है दोस्तों, किसी हैसियत में नहीं, और ऊपर वाला कर्म देखता है, किसी की वसीयत नहीं। तो ये शंकर भाई की जो अंदर मैंने काबिलियत देखी है, हर आर्टिस्ट के लिए, गोलू भाई के लिए ही नहीं, तमाम आर्टिस्ट हैं। अभी शंकर भाई नीचे बता रहे थे कि 500 सिंगर्स मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, उन 500 में से मुझे एक चुना अपने साथ रैप करने के लिए। ये मेरा ही मतलब सौभाग्य है। और शंकर भैया के लिए मैं एक बात बोल देता हूँ कि जहाँ अपने खड़े हो जाते हैं, कि जहाँ अपने खड़े हो जाते हैं वहाँ रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं। तो शंकर भैया की ये काबिलियत, शंकर भैया का ये प्यार, आपको तो शायर होना चाहिए। मुझे लग रहा है आपकी संगत का ये असर हो रहा है। ये शंकर भाई के साथ रह रहा है कि थोड़ा एटमॉस्फेयर मुझे मिला। बट जितनी चीज़ शंकर भैया ने मुझे सिखाई या जितनी सीखी है, माय गॉड, अपने करियर में मुझे सबसे बहुत जल्दी मिल गई। मतलब एक आर्टिस्ट को 10 साल 15 साल वर्क करना पड़ता है, तब जाके किसी लेजेंड के साथ मौका मिलता है गाने का, सीखने का, वर्क करने का। बट मुझे 3-4 साल में ही मुझे इतना कुछ शंकर भैया ने अपना एक्सपीरियंस दे दिया, इतनी सारी चीज़ें सिखा दी, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये शंकर भाई गुडनेस है। और मेरा ये मुझे लगता है, मैं ऊपर आगे से बोल नहीं सकता, सौभाग्य है मेरा, भगवान ने मुझे इतना आशीर्वाद से नवाजा। काम तो मुझे तो ये खुद लगता है काम ऊपर से होते हैं, इंसान जरिया बनता है। जैसे आज हम यहाँ पर आए हैं MH1 में, तो MH1 जरिया है हमें आज हमारे एल्बम को आगे बढ़ाने के लिए। तो काम ये भी ऊपर से हो रहा है। हर ऊपर वाला काम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। जब आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट की लाइन जो होती है बड़ी अप डाउन होती है, एक जुआ होता है, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 10,000 की नौकरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि कहेंगे यार ये तो गोलू भाई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने आप को मेंटेन में रखना, अपने आप को भी मेंटेन रखना, काम को। मैं सभी आर्टिस्टों को यही कहूँगा कि जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते रहें हर लोग, क्योंकि जब तक आप इस लाइन में हिट नहीं होते तब तक आप अपने लाइन में रहें। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइन छोड़ देते हैं और फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के। तुमको चाहिए कि थोड़ा बहुत काम करते रहें। और कोरोना के दौर में तो वैसे ही सब 2-2, 3-3 काम कर ही रहे थे। तो मैंने सब लोगों को देखा। तो अब हमारी खुद की इवेंट कंपनी है, हमारे पास 300-400 आर्टिस्ट हैं, हम उनको खुद प्रमोट करते हैं। हमारे पास करीबन 100 बंदे हैं जो हमारे वर्कर्स हैं। तो जो हम प्रोडक्शन हाउस है हमारा अपना, जो हम हर तरह के इवेंट्स करते हैं। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब हम नए आर्टिस्टों को अलग अलग इवेंट्स में भेजते हैं, तो एक अलग तरह का सुकून मिलता है। क्योंकि हमें भी किसी ने चांस दिया है, अगर वो हमें चांस ना देते तो हम आगे किसको क्या चांस देते। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जो बने हैं वो भी किसी के कहने से बने। चाहे उस टाइम पे दौर अलग था। मैं एक ही घर में 3 साल गया हूँ कि भाई साहब मेरी एल्बम निकाल दो। क्या बात है। तो अब 3 साल जाने वाले लोग रहे नहीं, अब तो 2-4 दिन में दुखी हो जाते हैं, 4 बार आ गए, कुछ हुआ नहीं। राइट। तो मैं तो खुद 3 साल गया हूँ। और मेरे साथ के जितने भी हैं, जो भी आपको 5, 7, 10 नाम याद हैं, सब उस टाइम पे 2-2, 3-3, 4-4 साल जाते थे। क्योंकि साल में एक कंपनी एक ही एल्बम निकालती थी और उस पर करोड़ों रुपये लगाते थे, निकालते एक ही थे। तो वो एक दौर था 15 साल पहले। तो अब तो वो सारा यूट्यूब पे आ गया, तो ना CD बिकती है ना वो कंपनियाँ रही। बिल्कुल भाजी, बहुत अच्छी बात करी आपने। गोलू भाई, आपने भी एक अच्छी बात करी कि खुद को मेंटेन रखना जी। तो इसी बारे में आपसे जानना चाहूँगे। आपका करियर अभी शुरुआती दौर में है और आप इतना कुछ देख चुके हैं। ये आर्टिस्ट के लिए खुद को मेंटेन रखने वाला जो टैग होता है, ये कितना चैलेंजिंग होता है? देखो, मेंटेन आप सबसे पहले तो मेंटली होना चाहिए। फिजिकली बाद में चाहे कोई मोटा हो जाए, बहुत तगड़ा हो जाए, फैल जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुकद्दरा खेल है। मैंने बड़े मोटे मोटे सिंगर हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड में राज करते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं मोटे पतले की। मोटा मेंटली फिट इंसान को होना चाहिए। अगर मेंटली वो मन के हारे हार गए, मन जीते जग जीत। तो जो मन से हार जाते हैं वो बंदा चाहे किसी फील्ड में है, संगीत की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में है, तो मन को पॉजिटिव रखने के लिए आपको क्या चाहिए कि अपने मोबाइल फ़ोन में पहले आप चेक करो कितने बंदे नेगेटिव हैं, जो आपको नेगेटिव पहले उनको ब्लॉक करो। और जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको प्रमोट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको आप रखो। क्योंकि मैंने आज ही किसी से बात कर रहा था कि मेरा बड़ा अच्छा मूड था, किसी ने मेरा मूड ख़राब कर दिया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया जी। तो ऐसे मूड ख़राब करने वाले आर्टिस्ट तो वैसे ही बेचारा छोटा सा दिल होता है आर्टिस्ट का, तो वो तो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि पॉजिटिव बंदों के साथ जुड़ें और स्पिरिचुअल रहें, थोड़ा सा ऊपर वाले के टच में रहेंगे। तो 1 घंटा ऊपर वाले पे लगाओ तो 23 घंटे की गारंटी है। तो अगले 23 घंटे अच्छे हो गए,
तो ऐसे 1-1 घंटा लगाते रहो, और अगर आपको 12 घंटे अच्छे करें तो आधा घंटा लगाओ, ऊपर वाले के साथ कुछ टाइम जरूर लगाओ। बिल्कुल। बोलू भाई, आपका क्या मानना है ये मेंटेन वाला जो पार्ट है आर्टिस्ट के लिए? शंकर भैया ने जितना बताया मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह समझाया है, बट मेरा जो अपना नज़रिया है देखने का, एक आर्टिस्ट क्या होता है, तमाम जो अब हम काम करते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं फील्ड में। पहले क्या होता था, म्यूज़िक बनता था लाइव ढोल बजता था, लाइव गिटार बजता था, तो उस टाइम काम बहुत थे, तो वो लोग बादशाह थे उस टाइम के। बट अब दौर चेंज हो चुका है, सारा म्यूज़िक ऑनलाइन बनता है, सारा सिस्टम पे बनता है, सारा सॉफ्टवेयर से बनता है, तो उन लोगों के काम बंद हो गए ना। वो एक टाइम में राजा थे, तो आज उन लोगों की थोड़ी सी जो मैं हालत देख रहा हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आर्टिस्टों का यही होता है, आज अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि गलत दिशा में रखा हुआ एक कदम भी वो 100 कदम पीछे ले जाता है आदमी को। तो मेरा ये मानना है, अच्छी मेहनत करे, और अच्छी दिशा, मेहनत तो हर आदमी करता है, पर अच्छी दिशा में मेहनत करें, अच्छी दिशा में मेहनत करें और टाइम की वैल्यू समझे, क्योंकि 2 रुपये अगर आदमी को कमाने हैं अपने फ्यूचर के लिए तो उसको भी वो सोच समझ के यूज़ करे उसका भी, और आगे बढ़े। क्योंकि तमाम आर्टिस्ट लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि चलो मम्मी है पापा है, पैसा लगा देंगे, 10 लाख 20 लाख लगा देंगे, मैं रैपर बन जाऊँगा। ऐसा नहीं है, एल्बम तो हर आदमी बना देंगे, गाने बना देंगे, बट उसको मेंटेन रखना फ्यूचर में, इन फ्यूचर जो शंकर भाई हैं, तमाम बड़े सिंगर हैं, ये अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे मेंटेन रख रहे हैं, तो इनसे सीख मिलती है। और मेरा सौभाग्य, मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ कि मेरे छोटे से करियर में मतलब ऐसे लेजेंड लोग मुझे मिले हैं जो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं, तो मैं धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा हूँ सब चीज़ें कि मैं भी वो अभी से अंदर पैदा कर लूँ, ताकि अंदर आगे जाके कोई दिक्कत ना हो मेरे को भी, आने वाले स्टारों को भी, जो भी आर्टिस्ट लोग उठ रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा प्राउड फील होता है सर। बिल्कुल। नहीं, आपने एक्सपीरियंस की बात करी, एक एक्सपीरियंस मैं भी पाजी से जानना चाहूँगा, क्योंकि जब इनकी बात होती है तो अक्सर मैंने इनको बोलते हुए सुना है आशा भोसले जी के बारे में, वो गाना, उनसे मिलना, क्योंकि आपने अक्सर कहा है कि आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है, तो क्या एक्सपीरियंस था वो? आशा जी को एक्चुअली हर बंदे का एक ड्रीम होता है जी। तो मेरा ड्रीम था कि जब मैं छोटा सा था तो आशा जी की एक एल्बम आई थी गुलाम अली साहब के साथ, तो दोनों बहुत बड़े सितारे हैं, गुलाम अली साहब गज़लों के किंग, और ये सरस्वती हैं हमारे देश की जी। तो इनसे ऊपर आशा जी, लता जी यही हैं। तो हमने बचपन से सोचा था कि इनके साथ एक एल्बम करनी है कि आमने सामने ऐसे फ़ोटो लगे, बच्चे की शौक़ होता है कि ऐसे फ़ोटो लगनी चाहिए, ऐसे सीडी बने। तो वो बीच में दिमाग में, बिजी लाइफ में हो गया, इतना दिमाग में रहा, पर वो बैक ऑफ द माइंड था कहीं पे। तो मैंने जब आशा जी को, मैं कुछ फिल्में कर रहा था तब, तो मैंने आशा जी को बोला कि आपसे एक एल्बम करनी है। तो वो कह रही मैं तो अब इस एज में कोई खास गाती नहीं हूँ, कुछ मुझे बहुत ही अच्छा मिले तो ही गाऊंगी, आप तो शंकर जी एक फ़िल्म में एक आधा गाना करवा लो। तो मैं कहते हैं जी पूरी एल्बम करनी है। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करते हैं कुछ सूफ़ी नुमा कुछ करते हैं। तो वो मैंने उनसे जब उनको भेजा तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हूँ। और बहुत ही उनसे सीखने को ये मिला कि पहली बात तो वो आपको फील ही नहीं होने देती कि वो आशा भोसले हैं, वो इतनी डाउन टू अर्थ हैं। तो जब वो आते थे स्टूडियो में तो हम पहले फूल ले खड़े होते थे, और हम फूल लेते थे तो दूसरे दिन फिर आए, कह रहे रोज़ रोज़ फूल क्यों लेके आते हो। तो वो एक और आप लोग वो उनको ये भी बड़ा फिक्र था कि हमारा ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा स्टूडियो में, और इतनी बड़ी क्योंकि वीडियो भी बनना है और वो हर चीज़ पर उनको। तो ये ऐसे जो लेजेंडरी जो होते हैं, और महामृत्युंजय मंत्र की बहुत बड़ी फ़ैन हैं वो जी। एक बार मुझे याद है कि मैं एक बार आशा जी का फ़ोन आया कि मुझे 100 सीडी चाहिए जी। तो हमारी एल्बम आई नहीं थी, दोनों की आनी थी, तो उन्होंने किसी को बांटनी थी, तो उन्होंने आउट ऑफ कंट्री। तो फिर मैंने बॉम्बे टीसी से फ़ोन किया और उन्होंने वहाँ से 100 सीडियाँ इमीडिएटली वहाँ पे भेजी। तो ये उनका एक बड़प्पन है कि उन्होंने बहुत 20-25 साल के बाद एल्बम करने को हाँ की। और मेरी किस्मत अच्छी कह लो कि मुझे तो लगता है ये एक मृत्युंजय मंत्र उन्होंने सुना, उसका ही आशीर्वाद है ये कि उन्होंने एल्बम गा ली, नहीं तो वो वैसे भी डायरेक्ट अप्रोच करता तो शायद एक आधा गाना गाती हो। बिल्कुल पाजी, उनके साथ आपने इतना आइकॉनिक सॉन्ग गाया, उसकी 2 लाइन भी हम सुनना चाहेंगे। हाँ, हमें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सीडी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इस सीडी को। हो वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जादा, वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां
ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ इश्क़ ना जाने कब कहाँ किसी को इश्क हो जाए इश्क हो जिसको ताजो तख्त को भी ठुकराए हो सच्चे दिल जो चाहते फिर योही हो जाता पता भी नहीं लगता कदों प्यार हो जाता। क्या बात है। बाजी को सुनते रहो तो सच में ऐसा लगता है कि बस सुनते रहें बाकी बातें जो हैं अपनी बाद में हो जाएं। लेकिन बाजी एक चीज़ मैं और आपसे लोगों से जानना चाहूँगा, दोनों लोगों से जानना चाहूँगा। वो कहते हैं कि ना किसी आर्टिस्ट के करियर में जो सबसे बड़ा और सबसे पहला मोमेंट आता है जब पहली बार उसे कोई पहचाने कहीं पर, तो वो मोमेंट आप लोगों की लाइफ में कब आया, कैसा था वो? एक्चुअली वो मैं कॉलेज टाइम पे मुझे लगता है जो कॉलेज टाइम पे मेरे VCR फ़ैन थे पहले वाले, अब तो जैसे मेरे यूट्यूब पे 25-30 करोड़ एक ही लिंक पे आ जाते हैं जी। तो मुझे बड़ी उनकी वो वैल्यू नहीं है जितनी मुझे जो चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज में VCR फ़ैन थे और सारे ही जानते थे। तो मुझे वो लगता है कि ज़िंदगी का सबसे हसीन मौका कॉलेज था, क्योंकि वो 20,000 के VCR ही मुझे जानते थे। पूरे शहर में जितने भी स्टूडेंट थे वहाँ मैं इकलौता स्टार था। और जब मैं चंडीगढ़ से बाहर निकला तो मुझे कोई जानता नहीं था। जब मैं दिल्ली आया तो मैंने कहा मेरी तो बहुत अल्लुमा, कह रहे हम तो आप जानते नहीं। तो मुझे लगता कि वो जो पहले सारे ही जानते थे, मेरे स्कूटर का नंबर भी जानते थे और मैं स्कूटर होता था पीछे स्टपनी उतार रखी थी। फिर थोड़े से पैसे आए फिर मैं बाइक ली। तो वो जो चंडीगढ़ की जो सड़कों पे घुमाते थे हम, गेड़ी लगाते थे वहाँ पे, तो वो जो कॉलेज के दिन थे ना, मुझे लगता कि वो एक क्या सारे के सारे ही जानते थे। और टीचर्स, प्रोफेसर और वाइस चांसलर जो हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने मुझे कमेटी में डाला हुआ था कि इलेक्शन तो हो नहीं रहे तो आपको 7-8 मेंबर की यूनिवर्सिटी कमेटी में भी डाला, कि हर जो कुछ हो सकता था दुनिया में वो कॉलेज टाइम में प्यार मिला। और तो वो मुझे लगता है कि जो पहचानना नहीं पहचानना का काम कॉलेज में ख़त्म हो गया था। उसके बाद तो सिर्फ यही रहा कि मुझे हर महीने कुछ ना कुछ एल्बम निकालना, वो दिमाग में जुनून रहा। जी गोलू भाई जी, आपको वो मोमेंट कब ऐसा आया कि पहली बार जब किसी ने पहचाना? एक्चुअली क्या है, जब आर्टिस्ट किसी जगह से उठता है, जी, कोई काम करता है, तो बाहर के लोग बाद में जानते हैं, पहले उसको नियर बाय के लोग ज़्यादा उसको पहचानने लगते हैं कि भाई ये लड़का जी। इसमें काम करता है, क्योंकि बताते हैं लोग आसपास। तो एक बार क्या हुआ, मैं बाइक पे ऐसा 2-3 मेरे गाने निकले थे, जी, तो मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जा रहा था बाइक पे। तो बाइक पे जैसे मैंने पेट्रोल डलवाया तो एक लड़का काफ़ी देर से घूर रहा था खड़ा खड़ा। तो जैसे मैं पेट्रोल डलवा के बाइक पे आया, मैंने गाड़ी टर्न की, बोलने का भाई अब बुरा तो नहीं मानोगे? मैं बोलो आप गोलू रैपर हो? मैं कह रहा नहीं भाई मैं गोलू रैपर नहीं हूँ क्योंकि बाइक थी। कह रहा भाई झूठ बोल रहे हो, आप वही हो? मैं कह रहा नहीं भाई ऐसे थोड़ी हो यार, वो रैपर है भाई, मैं तो नॉर्मल लड़का हूँ भाई। कह रहा नहीं भाई आप ही हो, भाई आप ही हो, भाई देखो गाना भाई। मैं कह रहा हाँ यार मैं ही हूँ भाई, थैंक यू। तो वहाँ से जल्दी जाना पड़ा। और एक्चुअली एक किस्से होते हैं जब आदमी स्ट्रगल कर रहा होता था, मेरा मन था शंकर भैया कि रामलीला जो होती थी, फेस्टिवल है राम जी का जो हर साल हम लोग मनाते हैं। मतलब मैं अब तक जो मेरा फेस्टिवल कोई फेस्टिवल मैं नहीं मानता, रामलीला जो 9 दिन की होती है जो हम देखने जाते हैं, तो मतलब आज भी मेरा वो दिल से ही है। मतलब उस फेस्टिवल को आज भी मैं दिल से मानता हूँ। और मेरा सपना था कि भगवान मैं भी किसी दिन रामलीला के स्टेज पे जाऊँ और रिबन काटूँ, जी मेरा सपना था। तो तमाम जब मैं काम फील्ड में आया, काम करना चालू किया, तो लोगों ने कहा गोलू भाई आओ आप रिबन आपको काटना है। मुझे 2-3 जगह से कॉल आई, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। बट मैंने कहा मेरे पास कार तो है नहीं, मैं जाऊँगा तो लोग मिलेंगे, बेइज्जती हो जाएगी यार गोलू भाई यार ऐसी याद है। तो एक कहते हैं ना आर्टिस्ट जब दिल से कुछ करता है तो भगवान भी उसका साथ दे देता। हम क्या करते थे, 4-5 गाड़ी निकाली, लड़कों को बोला मोटरसाइकिल, और हमने कहा अगर यहाँ रामलीला हो रही है तो इतनी दूर हम बाइक खड़ी कर देंगे और कहेंगे हमारी कार बाहर खड़ी है। तो हम गाड़ी बाहर खड़ी करके हम सब लोग पैदल 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 ग्रुप बना के आते थे। गोलू भाई आ गए, गोलू भाई आ गए, माला डलती थी, स्टेज पर रिबन काटा। और जब वो फोटो खींचती थी वो कहते थे गोलू भाई को बाहर तक छोड़ के गाड़ी थे। हम कहते नहीं नहीं यहाँ पर यहीं रहो, गाड़ी हम चले जाएंगे, टेंशन मत लो। तो भागे भागे 2 लड़के पहले भेज दिए, तो मारो गाड़ी के अंदर, हम पीछे बैठ के एकदम आ जाएंगे। और ये चीजें जो होती हैं ये लाइफ में बहुत याद आती है। तो उसको मैंने बोला कि तुम 2 लड़के जाओ और गाड़ी चालू रखना, मैं भाग भाग के गली में से आऊंगा और बैठ जाऊंगा, निकल लेंगे। तो उनको छोड़ के भाग भाग के गए, गाड़ी में बैठ के निकल गए। तो ये मोमेंट है, भगवान ने धीरे धीरे। भागने से मुझे याद आया कि एक बार हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो
काफ़ी ना क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो कपड़े वपड़े खींचने लग पड़े उस ऑटोग्राफ के चक्कर में। तो एक बंदा, तो हमने गाड़ी भगाई, तो एक बंदा कह रहा मैं आपको गलियों से निकलवा के मेन रोड पे ले जाता हूँ। तो बाइक वाले के आगे आगे और हमारी कार पीछे पीछे। तो जब हम पीछे पीछे गए तो वो अपने घर ही ले गया हमें, कह रहा आइए चाय पीते हैं। तो वो अपने घर ही ले आया हमें, हर तरह के। और इस तरह का एक और भी किस्सा है, एक मेरा ख्याल एक असरानी जो हमारे एक्टर थे, मेरा ख्याल उन्हीं का किस्सा है कि वो दिल्ली में आए वो, और उनको कोई बिठाया कि वो बाहर आए, इवेंट से बाहर आए, और बिठा के उनको कोई अपने हरियाणा किसी गांव में ले गया, कह रहा हो भाई साहब बैठते हैं खाना वाना खाओ। तो ऐसे बहुत किस्से हो जाते हैं। तो सरानी जी का तो मुझे बहुत ही हैरानी रही कि वो सीधा गांव ही ले गया उनको। भाजी एक चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि आर्टिस्ट की जो प्लेलिस्ट होती है, फ़ोन में होती है, वो कहीं भी होती है, वो अपने आप में बहुत खास होती है। तो करंटली आप लोग की प्लेलिस्ट में क्या है, आप क्या सुन रहे हैं? मैं तो तकरीबन देखो हर अच्छी चीज़ सुनता हूँ, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो पॉप हो, चाहे वो रैप हो, चाहे वो सूफियाना कलाम हो, चाहे गज़लें हो, क्योंकि मुझे संगीत से अलावा कुछ और सूझता नहीं है। मेरा हर तरह का फील्ड रहा है, क्लासिकल से लेके नॉन क्लासिकल से लेके हर तरह का फील्ड रहा है। और मेरे जितने भी दोस्त कॉलेज टाइम में रहे हैं, जो हम स्टूडियो वाले थे, तो सारे ही धुरंधर प्लेयर रहे हैं, संगीतकार। तो मुझे लगता है कि हमें खाना अपनी पसंद का खाना चाहिए और गाना ऑडियंस की पसंद का गाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास जिस तरह का तालीम मैंने ली है, अगर मैं वो सुनाने लग पड़ूँ तो सारा क्लासिकल या गज़लें या इस तरह के लव सॉन्ग शुरू हो जाएंगे। तो मैं जब पहुंचा पहली बार कंपनी के पास, तो मेरे पास 8-9 गज़लें तैयार थी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद तो मैंने उनको बोला कि ये मेरी सर सुनिए 9 गज़लें तैयार हैं मेरी, तो 9 गानों की सीडी निकालते हैं। तो वो कह रहे हैं जी आप तो ऐसा करो, कुड़ी कुरमरी आपका गाना अच्छा है, वही गाना गा दो, आपको हम पंजाब से आए पंजाबी गाने गाओ, गज़लों में आपको हम नहीं लेंगे। तो लोग कंपनियां भी आपको नहीं लेना चाहती जब अगर आप कुछ भी सीरियस मैटर सीरियस गाने लेके जाते हो। वो भी कहते हैं हल्का फुल्का सुनाओ यार, आगे चलो। तो वो कंपनियां भी आप पे पैसा नहीं लगाना चाहती अगर आप कोई संजीदा कोई सीरियस मैटर लेके जाते हो जी। तो वो तो जब आप चल जाते हो तो फिर उसके बाद अपने मन की आप कर सकते हो कि ये मैंने पर्सनल निकाल रहा हूँ, ये एल्बम निकाल रहा हूँ, वो एल्बम। भाजी कुड़ी कुरमुरी की बात हो गई, तो उस गाने को अगर 2 लाइन भी हो जाए। मैं भी ये बोलने वाला था। बिल्कुल, क्योंकि वो बात निकली है। बिल्कुल। ए कुड़िया एक नगीना, ए कुड़िया एक नगीना, भुल गया मैं ता खाना पीना, जिणू वेख के आए पसीना, यार कुड़ी कुरमुरी मिंटा विच ओह लुट के ले गई, हाय हाय हाय, मिंटा विच ओह लुट के ले गई, दिल दा मेरे खजाना, यार कुड़ी कुरमुरी, आए ओए यार कुड़ी कुरमुरी, आए ओए यार कुड़ी कुरमुरी, कुड़ी कुरमुरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मीठी है, लगदी अंगूर दा दाना, यार कुड़ी कुरमुरी, आए ओए यार कुड़ी कुरमुरी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गुलू भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस गाने का जो टोन है वो टोन कुछ ऐसा है कि इसमें अगर रैप भी अगर एक मिक्स किया जाए। शंकर भाई हम इसको रिमिक्स कर रहे हैं इस गाने को जी, अभी जल्दी इस गाने को हम रिमिक्स करने वाले हैं, क्योंकि हर तमाम जो हिट गाने हैं वो सब रिमिक्स हो रहे हैं। तो शंकर भाई से मैंने रिक्वेस्ट किया कि शंकर भाई इसको भी हम रिमिक्स करते हैं विद रैप। जी जी जी। मैंने हाँ दो एक और गाना था हमारा, सोने सोने रूप उत्ते करके श्रृंगार किथे, बण के पटोला नी तू चली कुड़ी नी केड़े यार नू, ओ केड़े यार नू मिलन चली कली कुड़ी नी केड़े यार नू। तो ये 2 गाने रिमिक्स में हम भी डाल रहे हैं। कमिंग सून में जी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गोलू भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी कहीं परफॉर्म करने जाते होंगे या इंटरव्यू देने जाते होंगे, तो एक सवाल आपसे मुझे लगता है कि आमतौर पर पूछा जाता होगा कि आप रैप करते हैं मगर आपका फेवरेट रैपर कौन है? तो वो मैं भी जानने में उत्सुक हूँ कि भाई कौन है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हर आर्टिस्ट की नज़रिया अलग होता है, हर आर्टिस्ट की कला अलग होती है। बट मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैं ये चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ कि आजकल गाना बजाना जो मशहूर जो सिंगर थे या जिन्होंने 10-10 साल रियाज किया है, आज वो कहाँ बैठे हैं, वो चीज़ थोड़ी सी कम दिखाई देती है आजकल। आजकल क्या है, एंटरटेनमेंट ही सिर्फ रह गया है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मीन्स ये इनका कोई वो नहीं है। ये तो मतलब बेसुरा सिंगर भी होगा तो वो भी गा देता। बट जो पहले सिंगर होते थे, बाय गॉड इतनी मेहनत करते थे, इतना उनका एक्सपीरियंस था, उनका इतना रियाज था, सुबह उठ के 3 बजे 4 बजे रियाज करना। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जो सिर्फ रह गया एंटरटेनमेंट।
आप क्लब में चले जाओ तो एंटरटेनमेंट, आप किसी बार में चलाओ तो एंटरटेनमेंट, किसी लाइव परफॉर्म कर रहे हो तो एंटरटेनमेंट, मीन्स एंटरटेनमेंट ही रह गया। तो एंटरटेनमेंट जैसे ही गाने, मैंने सच बताऊं मैं सुनता गाने बहुत कम हूँ, लाइक बॉलीवुड हो या अपना पंजाबी हो। मैं ये सुनता हूँ कि समय कम है, काम ज़्यादा है, मैं क्या लिख सकता हूँ। आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त था, वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था 5 साल से। उस लड़की ने उस लड़के को मतलब लड़के थोड़े एक्साइटेड होते हैं, तो लड़के ने बोल दिया आई लव यू, आई लाइक यू। मतलब 4-5 साल रिलेशन होने के बाद भी लड़के ने अट्रैक्ट हो गया थोड़ा सा। तो लड़की बोली ओ मिस्टर, हम खाली जस्ट फ्रेंड है, इससे ज़्यादा सोचना मत। तो लड़का रोता हुआ आया घर पे मेरे पास, उन्हें बोला गोलू भाई मैंने उस पर इतने पैसे उड़ाए, मैंने उसको हर शॉपिंग मॉल में उसको शॉपिंग कराई, उसको थिएटर घुमाए, उसको हर वो चीज़ दी जो वो चाहती थी। मतलब एक जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए करता है, मैंने हर काम उसको लिए गया। और मेरे दिल में अगर फीलिंग्स आ भी गई, मैंने उसको आई लाइक यू आई लव यू बोल दिया, तो मुझको बोलती जस्ट फ्रेंड है और चली गई। तो बहुत रोया आके। तो मैंने उसके ऊपर ही एक एंटरटेनमेंट की तरह एक मैंने गाना लिखा, वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सुना चाहता हूँ। मैंने गाना लिखा फीलिंग तस गई 4 वर्ड में, जिंदगी घुस गई मेरी दर्द में, सीधी सादी लाइफ मेरी कर गई बैंड, अजकल का है देखो नया ही ट्रेंड, कुड़ी मैनू कहंदी वी आर जस्ट फ्रेंड, अजकल का है देखो नया ही ट्रेंड, कुड़ी मैनू कहंदी वी आर जस्ट फ्रेंड, अजकल का है देखो नया ही ट्रेंड, कुड़ी मैनू कहंदी वी आर जस्ट फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड, खर्च करा दी हंसदी, रातों मैनू बॉयफ्रेंड दी बात दस दी, दिल विच मेरे कर गई लैंड, दिल विच मेरे कर गई लैंड, कुड़ी मैनू कहंदी वी आर जस्ट फ्रेंड, अजकल गाए देखो नया ही ट्रेंड, कुड़ी मैनू कहंदी वी आर जस्ट फ्रेंड। ये तो गाना हो गया, बट मैंने तो उसके अंदर रैप लिखी। एक लड़का रोता हुआ क्या बोल रहा है लड़की के लिए कि एक जो तेरा बॉयफ्रेंड, दूसरा तेरा बैकअप है, तीसरे के साथ अभी हुआ जो तेरा ब्रेकअप है, लड़के तू ऐसे पटाती जैसे कोई सेल हो, और दिल तोड़ के ऐसे जाती जैसे कोई खेल हो, मुंडा तो उस टाइम ही हो गया फ्लैट, जब किस भेजी तूने ऑन चैट, मैंने तुझको मॉल घुमाया, जो ना पहना वो पहनाया, तेरे लिए नाचा भी और तेरे लिए गाना गाया, लव वाले मैसेज सारे कर दिए थे सेंड, और बदले में तू बोली वी आर जस्ट फ्रेंड। तो ये गाना उसके पूरे इतिहास पे लिखा। रैप ज़्यादा अच्छा है। तो कमिंग सून में थोड़े एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें आजकल जो चल रही है, फिर मैंने उसी हिसाब से लिखता हूँ। एक चीज़ और आपने ट्रेंड जैसे बात करी, एक चीज़ का और ट्रेंड चल रहा है, वो है रीमेक्स का। जी, इसको लेकर 2 तरह के मत बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सही है, कुछ लोगों का कहना है कि रीमेक्स जो हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। तो आप लोगों का भी मैं मत जानना चाहूँगा इसमें कि जो रीमेक्स का अभी ट्रेंड आया है कितना सही है या गलत है। रीमिक्स एल्बम का मुझे लगता है कि 2 तरह के लोगों के व्यूज़ हैं। जो लोग सोचते हैं अच्छा इसलिए है कि जो हमारी नई जनरेशन है उसको गाने पुराने जो नहीं सुन सके वो उनको गाने पहुंच जाते हैं। और माइनस पॉइंट ये है कि जो ओरिजिनल सिंगर ने गाया होता है, अगर वही गाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओरिजिनल सिंगर के कारण ही वो गाना हिट हुआ होता है। तो ओरिजिनल सिंगर की वॉइस कई बार वो गायब हो जाती है उसमें से, तो वो एक माइनस पॉइंट है। तो दोनों चीज़ों का है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो नए कोई गाना मरने नहीं देता, रीमिक्स वो ज़िंदगी भर चलता रहता है जब तक दुनिया रहेगी। तो नीचे लिखा हुआ भी आ जाता है किसका ओरिजिनल गाना गाया होता, तो एक तरह से बेनिफिट ही है ओरिजिनल सिंगर। जी बोलो भाई। कहीं ना कहीं शंकर भाई ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गाना उससे मरता नहीं है। तमाम गाने 80s के 90s के जो अब रीमिक हो के आ रहे हैं, उसका बेनिफिट ये होता है जो सिंगर्सों ने मेहनत की है, इतने मन से इतने उससे बनाया, तो दौर चेंज हो गया। उसी दौर को नया मॉडिफाई करके न्यू जनरेशन उसको प्रेजेंट कर रही है, तो वो गाना भी थोड़ा सा और लोगों के मन में आ जाता है और नए म्यूजिक के साथ आ जाता है, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, अच्छा लगता है जी। तो बेनिफिट जैसा मुझे लगता है कि नहीं कुछ ऐसी बात है जी। आखिरी कुछ सवाल है जो मैं चाहूँगा कि आपसे जल्दी ले लूँ। एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि कोई एक ऐसी बात जो आप लोगों के बारे में दुनिया में लोग नहीं जानते, जो आपने अपने अंदर ही रखी हुई है, आपके फैंस नहीं जानते वो बात, वो आपकी बात है। कोई एक ऐसी बात। बहुत सारी बातें ऐसे तो जो फैंस नहीं जानते हैं। एक्चुअली फैंस से ज़्यादा रिश्तेदार जानते हैं और घर वाले ज़्यादा जानते हैं। एक तो ये है कि फैंस मेरे ये नहीं जानते कि मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ, तो मैं चाहे 11 बजे घर आ जाऊँ चाहे 12 बजे घर आ जाऊँ, मुझे नींद सुबह 5 बजे आती है, और दिन में मैं 12-1-2 बजे उठता हूँ। तो ये शायद फैंस ना जानते हैं। एक्चुअली फैंस ये हैं कि जो भी मुझे चाहते हैं, जो लाइक करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मैं करने वाला क्या हूँ। मैं जो भी करता हूँ बड़ा गुप्त रखता हूँ, और चाहे मैं किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ या अभी आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं,
बट आपके सीक्रेट है। बट एक अभी मेरा सोहेल खान की मूवी में राज हसन जी के साथ मेरा एक गाना अभी कमिंग सून में है। सब शंकर भैया का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, ये भी सब सीक्रेट है। हो जाए तो पता चले। अभी चर्चा हो गई है, मतलब काम 50% हो गया है, 50 हो रहता है, वो भी आ जाएगा। बट ये चीज़ें मैं अंदर रखता हूँ ताकि जब हो तो पता चल जाए, उससे पहले ना हो। तो ये सीक्रेट चीज़ें मैं सिर्फ ये सीक्रेट रखता हूँ, सब पता है लोगों को। जी पाजी, चलते चलते चाहेंगे कि आपके फैंस के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे उन्हें? मैं एक फैंस को मैं यही बताना चाहता हूँ कि गर्मी लग रही है मुझे, इसलिए मैं इनको जल्दी कर रहा था। ये भी फैंस नहीं जानते कि मैं इनको ये क्यों कह रहा हूँ जल्दी निपटाओ प्रो इंटरव्यू को। तो एक्चुअली मौसम चेंज हो गया और मैंने जैकेट पहनी हुई है, तो इसलिए हाँ। तो मैं फैंस को यही कहना चाहूँगा, अपने फ्रेंड्स को, कि आप लोग का आशीर्वाद हम पे बना हुआ है। आप ना फैंस हो ना फ्रेंड्स हो, सिंगर के जितने भी फैंस होते हैं वो ईश्वर ही होते हैं। तो आप लोग हमारे लिए ईश्वर तुल्य हो। आप लोग नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है। तो आप अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखें। कि अभी डूबा नहीं सूरज, जरा सी शाम तो होने दो। कि अभी डूबा नहीं सूरज, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। और मुझे बदनाम करने में लगा है सारा ज़माना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। उन आर्टिस्टों के लिए, उन कलाकारों के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ज़िंदगी सफ़र में अप्स एंड आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। उससे घबराना नहीं चाहिए, उससे सामना करना चाहिए। कई लोग, कहीं के मम्मी पापा सपोर्ट कर देते हैं, कईयों का साया भी नहीं होता उनके ऊपर, वो भी लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं सिर्फ उन लोगों से कहूँगा कि जो चीज़ भगवान आपको सही टाइम पे दे उसे एक्सेप्ट करो, छोटे बड़ा ना समझे। आदमी सोचता है ये मेरे लायक नहीं है, छोटी है, मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो आज छोटी है, कल जाके बहुत बड़ी हो जाए। तो वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। भगवान जो भी ज़िंदगी में भेजता है कहीं ना कहीं अच्छे के लिए भेजता है, तो सिर्फ यही है। और जब आदमी संघर्ष कर रहा होता है शंकर भैया, तो उसे ये चीज़ देखनी पड़ती है कि अपने लोग भी उसे ठुकरा देते हैं जब संघर्ष कर रहा होता है कि तेरे बस की नहीं है, पैसा वेस्ट कर रहा है, तू नहीं कर पाएगा। तो उन लोगों के लिए भी एक बात कह दूँ कि जिसने मुझे ठुकराया उसे मैं आम कर दूंगा, कि जिसने मुझे ठुकराया उसे मैं आम कर दूंगा, और जिस नाम के साथ जुड़ूंगा उसे आसमान कर दूंगा। तो ये आदमी को अपनी काबिलियत पहचाननी चाहिए, अपनी मेहनत, अपने कर्म पर फोकस रखना चाहिए। कोई माइक वाला उसको आगे से रोकने वाला नहीं है, ऑफकोर्स आगे बढ़ेगा। और बड़ों का आशीर्वाद लें, शंकर भाई जैसे लोगों को पहचानें, उनका आशीर्वाद लें, उनके साथ मिलजुल के काम करें। मुझे लगता है कि ज़िंदगी सफल हो जाएगी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े शो में। तो ये थे आज हमारे साथ शंकर साहनी और गोलू भाई, जिनसे बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे इनके राज पता चले। और सबसे बड़ी बात जो पता चली कि एक आर्टिस्ट के अंदर कितने आर्टिस्ट छुपे होते हैं, वो आज इनसे यहाँ पे जानने को हमें ज़रूर मिला। और शख्सियतों से आपको मिलाते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।